सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम चर्चा कर रहे थे अध्याय 8 की। आज अपन चर्चा करेंगे अध्याय 8 की। अब अध्याय 8 के अंतर्गत अपने को पढ़ना है प्राथमिक व्यवसाय, जिसकी पिछले अध्याय में भी अपन ने सामान्य सीख चर्चा की थी। अगर विद्यार्थियों आपने जो पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको भी आप देखने का प्रयास कीजिए। विद्यार्थियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आपको इन वीडियो को कम से कम 2-2, 3-3 बार देखना होगा, जब जाके आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। अब अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो वैसे ही इस चैप्टर काफ़ी लंबा है, तो मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे का ही वीडियो बने जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो अपना। तो देखते हैं प्राथमिक व्यवसाय। वे क्रियाकलाप जिनके लिए मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर्यावरण पर निर्भर है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। प्रमुख प्राथमिक व्यवसाय आखेट, खाद्य संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, लकड़ी काटना, खनन आदि ये प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी और परीक्षा में अच्छे अंक आप प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए आखेट। आखेट का मतलब होता क्या है? आखेट का अर्थ है शिकार या शिकारी करना, या अपन किसी भी प्रकार से जैसे अपन जानवरों का शिकार करते हैं वह आखेट कहलाता है। आखेट विश्व की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है, जो मुख्य रूप से कठोर जलवायु वाले प्रदेशों तथा अति शुष्क प्रदेशों में निवास करने वाली गुमकड़ जातियों द्वारा किया जाता है। प्रमुख आखेट क्षेत्र है टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो, साइबेरिया के सेमाइड, ये जनजातियों के नाम है। टुंड्रा प्रदेश की एस्किमो जनजाति, जिसके बारे में पहले अध्याय में अपन पढ़ चुके हैं। दूसरे अध्याय में साइबेरिया के सेमाइड, याकुत आदि जनजातियों द्वारा कालारी मरुस्थल के बुशमैन, कांगो बेसिन के पिग्मी, मलेशिया के सेमांग व सकाई, अमेजन बेसिन के बोरो जनजाति द्वारा आखेट के कार्य किए जाते हैं। अब इन जनजातियों के खाद्य संग्रहण की चर्चा अपन करते हैं। खाद्य संग्रहण किस प्रकार से किया जाता है? इनमें जंगलों तथा पर्वत क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों द्वारा वनों के कंदमूल, बेर, पत्ते आदि को संग्रहण करते हैं, जिनका उपयोग भोजन, विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाने में, पेय पदार्थ तैयार करने के आदि के लिए करते हैं। प्रमुख क्षेत्र अमेजन बेसिन के बोरो जनजाति, मलेशिया के सेमांग व सकाई व कालारी मरुस्थल में बुशमैन जनजातियों द्वारा खाद्य संग्रहण का कार्य किया जाता है। तो आप यहाँ तक ध्यान रखिएगा। आगे देखिए मछली पकड़ना। जीवन निर्वहन संबंधी महत्वपूर्ण क्रियाएं हैं, क्योंकि जीवन का निर्वहन करने के लिए, जीने के लिए कुछ महत्वपूर्ण क्रियाएं करनी पड़ती है, जिनमें जैसे तालाबों से, नदियों से, सागरों से मछलियां पकड़ी जाती है, जिनसे भोजन सहित तेल व चमड़ा भी प्राप्त होता है। मछली पालन क्षेत्र उत्तरी प्रशांत महासागर का तटीय क्षेत्र है, उत्तरी अटलांटिक का अमेरिका का ग्रांड बैंक। ध्यान रहे यहाँ विद्यार्थियों, आपको ग्रांड बैंक ये क्वेश्चन पूछा जाता है। विश्व की सर्वाधिक मछलियाँ पकड़ी जाती है यहाँ पे। उत्तरी पश्चिमी यूरोप का डागर बैंक, यहाँ पर भी दूसरे नंबर की मछलियाँ पकड़ी जाती है विश्व में द्वितीय। जापान सागर, ग्रांड बैंक और डागर बैंक विश्व में मछली पकड़ने वाले स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पशुपालन की। तो देखते हैं पशुपालन। यह जीवन निर्वहन के साथ साथ आजीविका का भी प्रमुख स्रोत है, जो निम्न क्षेत्रों में प्रमुखता से किया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, इन्हें सावना भी कहा जाता है। विस्तार 5 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे सावना, सुडान, लानोस, वेनेजुएला, कंपास, ब्राज़ील का पार्कलैंड, अफ्रीका आदि। तो ये सब क्या है? घास के मैदान है, जो अलग अलग नाम से, क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। सावना कहाँ का घास का मैदान है? सूडान का। लानोस कहाँ का है? वेनेजुएला का। और कंपास कहाँ का है? ब्राज़ील का। पार्कलैंड कहाँ का है? अफ्रीका का घास का मैदान है। ठीक है। अब देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों आगे शीतोष्ण घास के क्षेत्र। विस्तार 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य शीतोष्ण घास के क्षेत्रों को विभिन्न देशों में अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे स्टेपीज, यूरेशिया, प्रेरी, उत्तरी अमेरिका, पंपास, अर्जेंटीना, डाउन्स
ऑस्ट्रेलिया, वेल्स, दक्षिणी अफ्रीका, सहारा, थार, अरब व कालाहारी मरुस्थल तथा पर्वतीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पशु चारण का कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं पशु चारण के प्रकार की। पशु चारण के प्रकार, जिनमें पहला प्रकार है अपने पास में चलवासी पशुचारण। अब चलवासी पशुचारण में देखिएगा, यह जीवन निर्वहन क्रिया है जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ पानी व चारा गाह की उपलब्धता व गुणवत्ता के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में गाय, बैल, बकरी, भेड़ आदि तथा एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में याक, टुंड्रा प्रदेशों में रेडियर, ये कुत्ते होते हैं रेनडियर, है ना, वो कैरिबो पाले जाते हैं। भारत की हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी बेटिया आदि प्रमुख चरवाह जनजातियां हैं जो ग्रीष्म ऋतु में मैदानी क्षेत्र में पर्वतीय व शीत ऋतु में पर्वतीय क्षेत्रों में से मैदानी क्षेत्रों में पशुचारण करते हैं। इसे ट्रांसह्यूमन या ऋतु प्रवास भी कहते हैं। वर्तमान समय में चलवासी पशुचारण कमी दर्ज की गई है, जिसके प्रमुख कारण है सीमाओं का अध्यारोपण, विभिन्न देशों द्वारा नवीन बस्तियों बसाने की योजनाएं, जिसके कारण से पशुओं की चराने की जगह कम हो चुकी है। अब हम चर्चा करते हैं वाणिज्य पशुचारण। अब वाणिज्य पशुचारण के बारे में देखते हैं। यह व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय है जो विशाल क्षेत्रों पर व्यापारिक उद्देश्य से शीतोष्ण कटिबंध घास मैदान क्षेत्रों में किया जाता है। पशुओं के बड़े बड़े फार्म होते हैं जिन्हें अमेरिका में रेंच कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है अमेरिका में? रेंच कहा जाता है, ठीक है ना। डेनमार्क व न्यूजीलैंड में दुग्ध उत्पादन, ऑस्ट्रेलिया में ऊन व दुग्ध तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में मांस दुग्ध उत्पादन के लिए पशुपालन किए जाते हैं। अब आगे चर्चा करते हैं चलवासी पशुचारण तथा व्यापारी पशुचारण में क्या अंतर है। परीक्षा में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान से आप इसको समझने का प्रयास करना। देखिए विद्यार्थियों, चलवासी पशुचारण तथा व्यापारी पशुचारण में अंतर। चलवासी पशुचारण स्थान परिवर्तित होता रहता है, चलवासी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जबकि व्यापारी पशुचारण में स्थान निश्चित होता है, व्यापार के रूप में उनका एक जगह फिक्स होती है। चलवासी में है पशुपालन परंपरागत तरीके से किया जाता है और वैज्ञानिक विधियों, इसमें जो स्थायी है व्यापारिक है उसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रबंधन किया जाता है। इस प्रकार के पशुचारण का प्रमुख उद्देश्य जीवन निर्वाह होता है और इनका व्यापार में लाभ कमाना होता है। और क्षेत्र है इनका अल्प विकसित व विकसित विकासशील देशों में, अफ्रीका, एशिया के अधिकांश देशों में, जबकि इनका क्षेत्र है विकसित देशों में, अमेरिका व यूरोपीय देशों में प्रमुखता से किया जाता है। अब आगे चर्चा करते हैं विद्यार्थियों अपन कृषि की। तो कृषि के बारे में देखते हैं। देखो विद्यार्थियों, अब अपन कृषि के बारे में चर्चा करते हैं। कृषि खेती और वानिकी के माध्यम से खाद्यान्न व सहायक उत्पादों के उत्पादन संबंधी क्रियाओं को कृषि कहा जाता है। कृषि प्राथमिक क्रियाओं से या प्राथमिक क्रियाओं में सबसे प्रमुख तथा सबसे अधिक प्रचलित व्यवसाय है, जो एक विश्व में 72% जनसंख्या के लिए भोजन का स्रोत है। विकासशील देशों में कृषि प्रमुख व्यवसाय है। वर्तमान में कृषि का बदलता स्वरूप व विकास मानव सभ्यता के विकास का प्रतीक है। प्रमुख कृषि प्रणालियाँ, अब देखो कौन कौन सी कृषि प्रणालियाँ हैं उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख कृषि प्रणालियाँ, जिनमें पहली है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का मतलब ये है, यह कृषि का सबसे प्रचलित रूप है या प्राचीन रूप भी अपन कह सकते हैं, जो मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आदिम जनजाति द्वारा किया जाता था। इस कृषि में क्षेत्र की वनस्पति को जलाकर राख का उपयोग उर्वरक के रूप में करते हैं। इसे कर्तन व दहन कृषि भी कहते हैं। इसमें खेत का आकार छोटा होता है। क्या होता है विद्यार्थियों? खेत का आकार छोटा होता है। वह कृषि परंपरागत औजारों द्वारा की जाती है। कौन से औजारों द्वारा की जाती है? परंपरागत। कृषि को 2 से 3 वर्षों के अंतराल में बदला जाता है या बदलकर बोया जाता है, जिसे जूम चक्र कहते हैं। इसे विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। देखो स्थानांतरित कृषि के विश्व में क्या क्या नाम है, इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। अफ्रीका में इनको मसोल कहा जाता है। जो जूमिंग की खेती होती है ना, उसको क्या कहते हैं अफ्रीका में?
मसूर, ध्यान रखना। दक्षिणी अमेरिका में रोका, ब्राज़ील कहा जाता है, और मेक्सिको में मिल्पा कहा जाता है, और उत्तर पूर्वी एशिया व भारत में जूमिंग की खेती कहा जाता है। स्वीडन में शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, और मलेशिया इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, और वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। इसे किसके नाम से जाना जाता है? रे के नाम से। तो विद्यार्थियों, ये आपको समझ में आया होगा। अब आदिम कृषि क्षेत्र के बारे में भी अपन चर्चा करते हैं। आदिम कृषि क्षेत्र या आदिम स्थायी कृषि, यह प्रारंभिक स्थायी रूप से की जाने वाली कृषि है जो उत्तर पूर्वी एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया तथा लैटिन अमेरिका देशों में प्रचलित है। इनकी विशेषता क्या है? इस कृषि में कृषि कार्य पशुपालन की सहायता से किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन कार्य भी किया जाता है तथा सिंचाई व्यवस्था भी की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि, जीवन निर्वाह के लिए किस प्रकार की कृषि की जाती है उसके बारे में देखते हैं। इस प्रकार की कृषि मानसून एशिया के घने बसे देश में की जाती है। जीवन निर्वाह कृषि दो प्रकार की होती है। एक तो है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल की खेती करना, और दूसरी है गेहूँ प्रधान निर्वाह कृषि। अब इनमें सबसे पहले अपन चावल की खेती के बारे में चर्चा करेंगे। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, देखिएगा विद्यार्थियों, इस प्रकार की कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। खेत का आकार छोटा होता है, वह अधिक जनसंख्या दबाव के कारण भूमि का गहन उपयोग होता है। कृषि कार्य में कृषक का संपूर्ण परिवार कार्य करता है। यंत्रों की अपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व है। पशुओं के गोबर व हरी खाद का उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। इस कृषि में प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है, परंतु प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। ठीक है, क्योंकि खेत का आकार छोटा व कार्य करने वालों की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, मानसून एशिया के विभिन्न क्षेत्र में सिंचाई द्वारा गेहूं की फसलें उगाई जाती है। अब विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, यह कृषि मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है। गेहूं इसकी मुख्य फसल है। खेतों का आकार विस्तृत होता है, जिसमें खेत जोतने से लेकर फसल कटाई तक का कार्य मशीनों या यंत्रों द्वारा किया जाता है। इस कृषि में प्रति हेक्टेयर उपज कम लेकिन प्रति व्यक्ति उपज अधिक होती है। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान में की जाती है, जो निम्न है। देखिएगा यहाँ पे आप समझना, स्टेपिज जो खेती है वह कहाँ की जाती है? यूरेशिया में स्टेपिज नाम की जो खेती है। प्रेरीज जो खेती की जाती है वो उत्तरी अमेरिका में, पंपास अर्जेंटीना में की जाती है, जो घास के मैदानों के नाम भी यही है, और वेल्डस दक्षिण अफ्रीका में। इसी प्रकार से आपको आगे देखिए, डाउन्स जो घास के मैदान है ऑस्ट्रेलिया के कैटबरी, न्यूजीलैंड के घास के मैदान है, और पुस्ताज हंगरी के घास के मैदान है। हंगरी के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पुस्ताज। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। ठीक है, अब पांचवा बिंदु है बागाती या रोपण कृषि। बागाती या रोपण कृषि के बारे में अपन समझते हैं। रोपण कृषि की शुरुआत यूरोप के लोगों द्वारा अपने औपनिवेशिक प्रदेशों में की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य यूरोपीय देशों को उष्णकटिबंधीय जलवायु में उत्पन्न होने वाली उपलब्ध कराना था। इसके तहत ब्रिटेन वासियों द्वारा भारत व श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबर तथा पश्चिम द्वीप समूह में गन्ना व केले के बागान लगाए गए। फ्रांसीसियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में कॉफ़ी के बागान लगाए गए। ब्राज़ील में कावा के विशाल बागान लगाए गए, जिन्हें फजेंडा कहा जाता है। ब्राज़ील में जो कावा के विशाल बागान है उनको क्या कहते हैं? फजेंडा। ध्यान रखना, फजेंडा कहा जाता है। यह बड़े स्तर पर लाभ प्रदान करने वाली प्रणाली है। इसे चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, अनानास आदि की कृषि अपने को प्राप्त होती है। अब आगे चर्चा करते हैं रोपण कृषि की विशेषताएं। देखो, रोपण कृषि की विशेषताएं क्या क्या है। पहली विशेषता है कृषि क्षेत्र का आकार विस्तृत होता है। दूसरी है पूंजी निवेश, उच्च प्रबंध, तकनीकी एवं वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग। तीसरी है एक फसल का संकेंद्रित। चौथी है सस्ता श्रमिक व विकसित यातायात सुविधाएं, जिससे बागान व बाजार सुचारू रूप से जुड़े रहते हैं। और पांचवा बिंदु है इसका, पांचवी विशेषता है ब्राज़ील में आज भी कुछ कॉफ़ी के बागान यूरोप वासियों के नियंत्रण में हैं, जिन्हें फजेंडा कहते हैं। अब बात करते हैं आगे मिश्रित कृषि की। मिश्रित
कृषि। मिश्रित कृषि के बारे में देखिएगा। इस कृषि में फसल उत्पादन व पशुपालन दोनों को समान महत्व दिया जाता है। यह कृषि अत्यधिक विकसित प्रदेशों में की जाती है। खेत का आकार मध्यम होता है। प्रमुख फसलें गेहूँ, जौ, राई, गेहूँ, मक्का व चारा प्रमुख है। चारे की फसल मिश्रित कृषि के प्रमुख घटक है। मिश्रित कृषि के प्रमुख क्षेत्र उत्तर पश्चिमी यूरोप व उत्तरी अमेरिका, भारत आदि है। दुग्ध या डेयरी कृषि, देखो दुग्ध या डेयरी कृषि जिसमें क्या है, इस कृषि में दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं का पालन किया जाता है, जिसमें पूंजी के साथ साथ गहन श्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें फसलों की तरह कोई अंतराल नहीं होता। डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक केंद्रों के समीप किया जाता है, क्योंकि यह क्षेत्र ताज़ा दूध व अन्य देसी उत्पादन से अच्छे बाजार में होते हैं। इसके बाद में चर्चा करते हैं डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र। डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी यूरोप, जिसमें स्वीडन का डेयरी उद्योग विश्व प्रसिद्ध है। इसके अलावा कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि। विद्यार्थियों में इसको थोड़ा सा तेज़ इसलिए आपको अध्ययन करवा रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लंबा है, इसलिए थोड़ी सी मेरी स्पीड बनी हुई है। तो आप केवल इसको ध्यान से सुनते जाइए, जिसमें आपके आसानी से जहाँ इम्पोर्टेंट बात आएगी वहाँ पे मैं आपको रुकने के लिए कहूँगा और ध्यान से समझने के लिए कहूँगा। अब आगे देखिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अक्सर बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको मैं बता दूँ 100% ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। ट्रक कृषि, ट्रक कृषि किससे कहते हैं? ट्रक कृषि वह है, इसका संबंध सब्जी उत्पादन से है। जो सब्जी उत्पादन वाली कृषि होती है उसे ट्रक कृषि, ये कृषि अमेरिका में की जाती है। ध्यान रखना, ये कहाँ की जाती है? अमेरिका में। फार्म एवं बाजार के मध्य की दूरी जो एक रात में ट्रक द्वारा तय की जाती थी के आधार पर इसका नाम ट्रक कृषि पड़ा। ट्रक कृषि की शुरुआत सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में हुई, USA में। इस कृषि का नगरीयकरण से गहरा संबंध है। नगरों में अधिक जनसंख्या के कारण ताज़ी सब्जियों की मांग अधिक होने के कारण से इस प्रकार की कृषि का तेज़ी से विकास हुआ है। तो ध्यान रहे ट्रक कृषि क्या है, अर्थात ट्रकों में जो खाद्यान्न खाने की जो चीज़ें सब्जियां हैं उनको लाद कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे और एक रात का जो समय लगता था उस समय के कारण से इसको ट्रक कृषि का नाम दिया गया है। अगली है फलोदान कृषि। यह कृषि फूलों व फलों के उत्पादन से संबंधित है। नीदरलैंड पुष्प उत्पादन में प्रमुख स्थान रखता है। नीदरलैंड में उत्पादित होने वाले ट्यूलिप पुष्प, कौन से पुष्प है? ट्यूलिप, ध्यान रखना, परीक्षा में पूछा गया था, याद है नंबर में पहले भी। ट्यूलिप पुष्प की पूरे यूरोप में मांग है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान भी कहा जाता है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? विश्व का फलोद्यान, फलों का उद्यान कहा जाता है। यह क्षेत्र खट्टे फलों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें अंगूर प्रमुख है। अगला है अपने पास में लकड़ी काटना। वर्तमान में वनों से प्राप्त लकड़ी का प्रयोग कई उद्योग कच्चे माल के रूप में करते हैं। कागज व फर्नीचर उद्योग इसी पर आधारित है। लकड़ी काटने का व्यवसाय उष्णकटिबंधीय प्रदेश में किया जाता है। उष्णकटिबंधीय वनों का प्रमुख वृक्ष साल, सागौन, महोगनी, चंदन, रोजवुड आदि है। इसका उपयोग इमारती फर्नीचर बनाने में भी किया जाता है। शीतोष्ण कटिबंधीय कोणधारी वनों में लकड़ी काटने का कार्य व्यापारी रूप से किया जाता है। इन वनों में एक ही प्रकार के वृक्षों की बहुलता होती है। इनकी मुलायम लकड़ी लुगदी, कागज, पैकिंग के सामान बनाने में काम आती है। व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटने का कार्य कनाडा में लंबरजैक समुदाय द्वारा, नॉर्वे, फिनलैंड व संयुक्त राज्य अमेरिका में भी किया जाता है। तो विद्यार्थियों, आपको ये बात समझ में आई होगी लकड़ी काटने का काम क्यों किया जाता है, ट्रक कृषि कहाँ की जाती है, इसके अलावा फलोद्यान कहाँ है, दुग्ध, डेयरी, मिश्रित कृषि, आप इन सबको दोबारा ध्यान से देखिएगा। बागाती कृषि, रोपण कृषि में क्या अंतर है ना, और जूमिंग की कृषि और किन किन क्षेत्रों में कौन कौन सी कृषियाँ की जाती है, जिनके बारे में मैंने आपको डिटेल से समझाया है। अब आगे अपन खनन के बारे में चर्चा करते हैं। तो खनन के बारे में देखते हैं। खनन वर्तमान युग को इस्पात का युग कहा जाता है। आज किसी देश की सभ्यता एवं आर्थिक जीवन का मापदंड भी खनिजों के उपयोग की मात्रा ही है, क्योंकि यह उद्योग व व्यापार जगत की दूरी है। खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है प्राकृतिक, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं बताइए। तो 2 कारक हैं इसके महत्वपूर्ण, जिनमें पहला है प्राकृतिक कारक, खनिज भंडार की स्थिति, खनिज की मात्रा व प्रकार व बाजार क्षेत्र की समीपता आदि, ये इसके महत्वपूर्ण कारक है। प्राकृतिक के अंतर्गत भाई खनिज भंडारों की स्थिति क्या होनी चाहिए, आप इनमें डिटेल से लिख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, केवल आपको बिंदु याद होने चाहिए। इसके बाद में दूसरा है मानवीय कारक, खनिज की मांग, यातायात की सुविधा, पूंजी, श्रम, तकनीकी विकास, सरकारी नीतियाँ, ये सब क्या होती है, मानवीय कारक होते हैं। क्योंकि खनिज की मांग के आधार पर, ठीक है, ये भी प्रभावित करती है भाई, मांग अगर अचानक बढ़ गई या यातायात की सुविधा नहीं मिल पाई तो उससे क्या होगा, खनन कार्य प्रभावित होता है। पूंजी, पैसे की कमी हो या तकनीकी में किसी प्रकार की कमी हो या मजदूर ना मिले, तभी इस तरह की कारण उत्पन्न हो सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं खनिजों की विशेषता। खनिजों की विशेषता, अब देखिएगा, पृथ्वी पर खनिज का वितरण असमान है। अधिकांश खनिज निश्चित व अनवीनीकरण होते हैं। निरंतर खनन द्वारा दिन प्रतिदिन खनिज की मात्रा कम होती जा रही है। कोई भी देश खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। खनिजों का उत्खनन, उपयोग, बाजार तथा मांग पर आधारित होता है। अधिकांश खनिज भूगर्भ में पाए जाते हैं। खनिजों का वर्गीकरण, भूपटल, आप देखिए खनिजों का वर्गीकरण, भूपटल 1600 से अधिक खनिज पाए जाते हैं। अर्थात पृथ्वी के पटल पर कितने खनिज हैं, 1600 से अधिक प्रकार के खनिज हैं, जिनमें से 200 खनिजों का उत्पादन औद्योगिक उपयोग के लिए किया जाता है। आधुनिक उद्योगों के लिए 80 खनिज पदार्थ आवश्यक समझे जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कितने खनिज है, 80 पदार्थ। खनिजों को मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। अब 3 श्रेणियाँ कौन कौन सी है, एक तो है धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा या ईंधन खनिज। ध्यान रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से आपसे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, तो ये भी आपको ध्यान रहे कि किस तरह से अपने को क्वेश्चन का जवाब का आंसर देना है, या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा या ईंधन खनिज। धात्विक खनिज के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। धात्विक खनिज, ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, आप इनको डिटेल में वहाँ पे अपनी कॉपी भर के आनी है, पर पॉइंट यही होने चाहिए जिसमें आपके बोर्ड के एग्जाम में 100% नंबर प्राप्त होंगे आपको। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा प्राप्त होती है उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। धात्विक खनिजों को भी लोहा अंश की मात्रा के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है लोहा खनिज। इन खनिजों में लोहा अंश की मात्रा अधिक पाई जाती है, उन्हें लोहा खनिज कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए लोहा, मैग्नीशियम, टंगस्टन, निकिल आदि, है ना। और अलोहा खनिज वो होते हैं जिनमें लोहा अंश की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, उन्हें अलोहा खनिज भी कहते हैं। जैसे तांबा, सीसा, जस्ता, चांदी, सोना, बॉक्साइट आदि, इनमें क्या होती है कि लोहे की मात्रा बहुत कम पाई जाती है। दूसरा बिंदु है अधात्विक खनिज। वे खनिज जिनमें धातुएं नहीं होती है, जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती है, उसे अधात्विक खनिज कहते हैं। विद्यार्थियों, अधात्विक खनिज कहते हैं, उदाहरण के लिए अभ्रक, जिप्सम, रॉक फास्फेट, हीरा, नमक, पोटास आदि। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है ऊर्जा या ईंधन खनिज। जिन खनिजों के आधार पर आप ऊर्जा प्राप्त करते हो, जैसे लकड़ी है, ठीक है ना, कोयला है, पेट्रोल है, प्राकृतिक गैस है, यूरेनियम है, LPG है, CNG है, ये सब क्या है, अपने पास में ऐसे खनिज हैं जो ऊर्जा खनिज कहलाते हैं। खनिजों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है, देखिए विद्यार्थियों, खनिज मुख्यतः चट्टानों में पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों में मुख्य रूप से सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, सीसा व मैग्नीशियम गंधक पाए जाते हैं। कायांतरित चट्टानों में ग्रेफाइट, हीरा, संगमरमर आदि पाए जाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, नमक व अवसादी चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व में सर्वाधिक खनिज उत्पादन करता है, 35%। प्रिय विद्यार्थियों, ये था आपका चैप्टर नंबर 8, अध्याय नंबर 8, जिसमें मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड इसमें थोड़ी सी ज़्यादा थी। ये आपके प्राथमिक व्यवसाय थे, यहाँ से आपको बोर्ड परीक्षा में 4 अंक का या 3 अंक का एक क्वेश्चन आपको प्राप्त होगा। तो आपको अगर अच्छे अंक लाने हैं बोर्ड परीक्षा में, तो इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार स्टडी कीजिएगा और ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसको अंत तक देखा है और समझने का प्रयास किया है। मैं आशा करता हूँ आपके बोर्ड पेपर में अच्छे मार्क्स आएँ और अच्छे अंक प्राप्त हो आपको। धन्यवाद सभी को।